ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीटीपी 2022-23 वार्ड सदस्य मुखिया के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। सभी ग्रामवासी को जानना आवश्यक है कि किस तरह जीपीटीपी 2022-23 बनेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीपीटीपी क्या है। जीपीटीपी का फुल फॉर्म होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका अर्थ होता है ग्राम पंचायत के द्वारा क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए तय की गई सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया से बनाई जाने वाली वार्षिक योजना ग्राम पंचायत विकास योजना कहलाती है। यानी जिस तरह राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम बनाया जाता है कि राज्य का या देश का विकास कैसे होगा, उसी तरह प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत के भी विकास के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। उसी को हम लोग जीपीडीपी को कहते हैं। जीपीडीपी पंचायतों के द्वारा उसके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनका समुचित उपयोग करके जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसी को जीपीडीपी कहते हैं। ये सबसे पहले जीपीटीपी का महत्व कैसे होता है, ये हमारे महात्मा गांधी की संरचना है, महात्मा गांधी की सोच है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तब यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने का विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू पा सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा संतृप्त होगी? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और हम समाप्त हो रहा है। ये महात्मा गांधी ने बताया था। तो जीपीटीपी द्वारा प्रदान की गई भागीदारीपूर्ण विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से भुखमरी और लाखों भूखे लोगों के लिए स्वराज प्रभावी रूप से हासिल किया जा सकता है। यानी हम जीपीटीपी के माध्यम से अपने पंचायत में भुखमरी को मिटा सकते हैं। स्थानीय सरकार के रूप में ग्राम पंचायत स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पंचायत स्तर पर जानना चाहते हैं। व्यापक विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता। भारत का संविधान और राज्य के पंचायती राज अधिनियम पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय विकेंद्रीकृत योजना पर जोर देते हैं। विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि अलग अलग छोटे छोटे जो रूप पंचायत हैं वो खुद अपनी योजना खुद से बना सके। पंचायत क्षेत्र में वंचित समुदाय तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी वर्गों को प्रशासन और विकास में शामिल करना, स्थानीय आवश्यकता और मांग के आधार पर नीचे से अभिसरण, विभिन्न समूहों को अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, पंचायतों और स्थानीय नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, स्थानीय नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विकास की समझ विकसित करना, और जो हमारे पास संसाधन है, सीमाओं हैं, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों को योजना के प्रति जवाबदेह एवं क्रियाशील होना, स्वामित्व और लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यही व्यापक विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता है। जीपीटीपी का महत्व क्या है? जीपीटीपी ग्राम पंचायत की विकास योजना है जो सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है, जिसमें सभी हितधारकों की सहभागिता से उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल कराते हुए यह योजना बनाई जाती है। जीपीटीपी 3 आवश्यक काम करती है। जो पहला काम है, यह लोगों को विजन प्रदान करती है कि वह अपने गांव को किस तरह देखना चाहते हैं। दूसरा, यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है। और तीसरा, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना प्रदान करती है। यानी जीपीटीपी में मुख्य रूप से 3 आवश्यक घटक होते हैं। पहला कि आप सोचिए कि आप अपने गांव को किस तरह देखना चाहते हैं, अपने पंचायत को किस तरह देखना चाहते हैं। जब आप ये सोच कर ले तो उसका एक विजन प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको यहाँ काम करना है। जब आप ये निर्धारित कर ले कि क्या क्या काम आपको अपने पंचायत में करना है, तो उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं
और उस योजना को पूर्ण करें। पीपुल्स प्लान्स कैंपेगन जन योजना अभियान पृष्ठभूमि भारतीय संविधान है, उसके अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को बताया गया है कि पंचायतों को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाना है। पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाने और क्रियान्वयन करने के लिए सशक्त करना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2014 धारा 22(1) के तहत जो धारा 22 में ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उसको दो रूप में बांटा गया है। सामान्य कार्य और पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार कर। ग्राम पंचायत में सामान्य कार्य जो होते हैं जो ग्राम स्तर पे वो तो अलग है, उसके अलावे भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत सारे कार्यों के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना भी हमारे संविधान के 243 जी की धारा 22 में स्पष्ट रूप से बताई गई है। जन योजना अभियान जमीनी स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता के साथ जीपीडीपी को तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। इसे हर साल 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर की अवधि के बीच सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया जाता है। अभियान के दौरान मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके साक्ष्य आधारित योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीपीडीपी तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती है। जीपीडीपी तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीब और दुर्बल वर्गों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करना और उनका हल ढूंढना है। जीपीडीपी योजना का चक्र। जीपीडीपी योजना को हम लोग निम्नलिखित स्टेज के रूप में करते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है जीपीएफटी का गठन, सेकंड है माहौल सृजन, थर्ड है सामुदायिक गतिशीलता, फोर्थ है प्राथमिक और द्वितीय डेटा का संग्रहण, पांचवा है स्थिति विश्लेषण, इसके बाद विजनिंग एक्सरसाइज, संसाधन और संबंधित गतिविधियों की पहचान, योजना विकास और प्राथमिकता निर्धारण, और अंत में आता है उसका क्रियान्वयन और निगरानी। सबसे पहले जीपीडीपी योजना चक्र के घटक क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सहभागीपूर्ण और संपूर्ण योजना प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायत योजना सुगमता दल का गठन आवश्यक है, जो कि यह जो एक कमेटी है उन सारी चीज़ों को पूर्ण करेगी। परिवेश निर्माण और सामुदायिक लंबबंदी, डाटा संग्रह, स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन और अंतराल पहचान, लक्ष्य निर्धारण हेतु दूरदर्शिता की कवायद, विजनिंग एक्सरसाइज, संसाधन और संबंधित गतिविधियों की पहचान हेतु विशेष ग्राम सभा, योजना विकास आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण, जीपीडीपी का अनुमोदन, क्रियान्वयन, निगरानी और प्रभावी विश्लेषण। सबसे फर्स्ट स्टेज होता है ग्राम पंचायत योजना सुगमता दल जीपीएफटी की सांकेतिक संरचना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुखिया जी होते हैं और इसके सचिव ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं जो संयोजक भी होते हैं, और इसमें भाग लेने वाले ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारी, ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया, निर्वाचित प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत स्तर के लाइन विभागों के कर्मचारी, शिक्षक, आशा, स्वास्थ्य श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, ग्राम रोजगार सेवक, एसएचजी, ग्राम पंचायत स्तर के संगठन के पदाधिकारी। नेक्स्ट चीज होता है प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक फैसिलिटेटर की नियुक्ति, जो कि इन सारे कार्यों को सही तरह से कर सके। जिस तरह कोई भी योजना बनाई जाती है या कोई कमेटी बनती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, उसी तरह जीपीडीपी का एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का जो काम होता है वो जो क्या कहते हैं प्रथम जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर निम्नलिखित भूमिका निभाता है। उसका जो पहला काम होता है मिशन अंत्योदय मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए मिशन अंत्योदय प्रारूप में सर्वेक्षण करता है। जीपीडीपी योजना में भाग लेने वाले विभागों, पदाधिकारियों के फ्रंटलाइन वर्कर के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। निर्धारित तिथि पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजन में सुविधा प्रदान करता है। ग्राम सभा के संचालन के संबंध में रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करता है। ग्राम सभा के फोटो अपलोड करता है। जीपीडीपी की तैयारी में सहायता करता है। ई ग्राम स्वराज पर जीपीडीपी अपलोड करता है। क्रियान्वयन और निगरानी में सहायता करता है। जो पहला स्टेज होता है, सबसे पहले हम
जब जीपीटी बनाते हैं तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें हम यह लोगों को बताते हैं किस तरह जीपीटीपी के बारे में हम लोगों को जागरूकता पढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें आकर्षक नारे, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रभात फेरी या सोशल मीडिया पर भी आप इसके बारे में जागरूकता लोगों को फैला सकते हैं। इस पर फिल्म भी बनाई जाती है और रेडियो या एफएम पर भी इसका प्रसारण होता है। सभी परिवारों को जीपीटीपी के बारे में सूचित करने और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र भी दिया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जीपीटीपी के फोकस क्षेत्र क्या क्या है। जो पहला है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। गरीबी को मिटाने के लिए जीपीटीपी बनाई जाती है। मानव का विकास कैसे हो, इसके लिए जीपीटीपी बनाई जाती है। समाज का विकास कैसे हो, ठीक। एसडीजी का अविष्करण किया जाता है। इसमें पर्यावरण और आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा वितरण पर लोगों की जागरूकता फैलाई जाती है। सुशासन कैसे पंचायत में होगा, इस पर जोर दिया जाता है। कौशल विकास, लोगों में रोजगार करने की संभावनाओं को देखा जाता है। महिला बाल संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है। स्थानीय योजना की जाती है। पंचायतों का ई सक्षमीकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक कैसे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में देखा जाता है। और अवसंरचना विकास पर भी फोकस किया जाता है। क्षेत्रवार डेटा संग्रहण, सबसे पहले हम लोग देख लिया कि किन सारी चीज़ों पे हम लोग को काम करना है। उसके बाद इसमें हम लोग डेटा एकत्रित करेंगे और डेटा एकत्रित करने के लिए ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, उनसे चर्चाएँ करेंगे, परिवार का सर्वेक्षण करेंगे। मिशन अंत्योदय, सेंसेक्स और लाइन डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी सभी डेटा को संग्रहण करेंगे कि हमारे पंचायत में क्या क्या है। स्थिति विश्लेषण, इन सारे डेटा को संग्रहण करने के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसका विश्लेषण करना। इस प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय के मुद्दों, जरूरतों और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले अंतराल की पहचान की जाती है कि आखिर हमारे जो पंचायत हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं। जैसे प्रमुख क्षेत्र जैसे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, दुर्बल वर्गों की स्थिति इत्यादि से संबंधित ग्राम पंचायत की मौजूदा स्थितियों और विकास की स्थितियों की पहचान की जानी चाहिए। मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। बुनियादी सेवाएं कैसे पंचायत में लागू की जा सकती है, जैसे पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क की स्थिति, साफ सफाई इत्यादि पर विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है जो सूचनाएं एकत्रित है। नेक्स्ट आती है विकास स्थिति रिपोर्ट। स्थिति विश्लेषण के पूरा होने पर जीपीएफटी को ग्राम पंचायत की विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने ग्राम पंचायत की स्थिति जान गए तो जो हमारी जो कमेटी है वो ग्राम सभा के समक्ष में ये जो आवश्यकता है उसको रखती है और वास्तविक जो स्थिति है उसको उसकी जागरूकता को निकाला जाता है कि ग्राम पंचायत के विकास प्रयासों में अंतराल, सीमाओं और उपलब्धियों के संदर्भ में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की विकास की स्थिति क्या है, ग्राम पंचायत के लिए विकास लक्ष्यों को अधिकतम करने के लिए अभिसरण रणनीतियाँ क्या है। वार्षिक आधार पर अगले 5 वर्ष में दिए जाने वाले विकास एजेंडा को प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम पंचायत सहित जिन मुद्दों को विभिन्न प्राधिकरणों और संस्थानों द्वारा उठाया जाना है इसके बारे में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है विजनिंग अभ्यास। इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर हम अपने पंचायत को आने वाले वर्षों में किस रूप में देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है नेक्स्ट स्टेप। और 5 वर्ष का हम लोग एक विजन बनाकर चलते हैं। इसमें विजनिंग दस्तावेज ग्राम पंचायतों की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए बनाया गया है ताकि लोगों की सेवाओं में गुणवत्ता लाया जा सके। आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं, जब ये सारी चीज़ें का अपन लोगों ने बना लिया कि क्या क्या पंचायत में करना है, तब उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ को करना आवश्यक है। तो इसमें आवश्यकताओं को प्राथमिकीकरण किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए व्यापक दृष्टि पर चर्चा करने और इसे विकसित करने की आवश्यकता। आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, जल और स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय आदि पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना जिन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इन सारी चीज़ों को जान लेने के बाद कि हमारी आवश्यकता ये है, तब ये होता है कि आवश्यकता के बाद फंड कहाँ से आएगा पंचायत में। तो पंचायत में जो फंड आते हैं वो मुख्य रूप से आता है 15वां वित्त आयोग के अनुदान से आता है। नेक्स्ट जो राज्य सरकार के सिस्टम राज्य वित्त आयोग से आता है। जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग है, उनसे भी फंड्स आता है। मनरेगा से जो फंड्स आते हैं, और CSR निधियाँ क्या होती है, और अपनी जो पंचायत जो पैसे वसूलती हैं जैसे नल जल योजना में या कोई टैक्स लगाकर करती है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस रिसोर्स में देखते हैं कि हमारे पंचायत में फंड के क्या रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड। जब आप ग्राम पंचायत में इन सारी जो आपको फंड्स हैं किस किस चीज़ में हैं, तो उन सारी चीज़ों को योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर लेने के बाद अपने ग्राम पंचायत में विकास की जो स्कीम्स हैं उनकी एक्टिविटी और फंड्स का आप एक बोर्ड अपनी पंचायत पे चिपकाएंगे कि ये कार्य हमको करना है। जीपीटी में चयनित योजनाओं का आधार क्या होता है। जो चयनित योजना है हम जो लेते हैं वह है 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषय से हमको लेना है। विलेज पॉवर्टी डिडक्शन प्लान, कैसे हम अपने पंचायत में पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, उन सारी योजनाओं को लेना है। 15वीं वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु प्रस्तावित जो गतिविधि है उन सारी योजनाओं को जीपीटीपी में लेना है। सतत विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी योजना लेनी होती है। और इसके अलावा जो सिफारिशें हैं, अस्थायी समितियों की सिफारिशें, मिशन अंत्योदय डाटा और संभावित आपदाओं को लेकर हम जीपीटीपी में योजनाओं को लेते हैं। ग्राम पंचायत की स्थिति अस्थायी समितियां कौन कौन सी होती हैं। योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, लोक निर्माण समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति। ग्राम पंचायत के लिए प्रस्तावित गतिविधियां, जो ग्राम पंचायत है उसमें मुख्य रूप से जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से निम्नलिखित गतिविधियां को लिया जाना है। जो बेसिक अनटाइड अनुदान है जिसके अंतर्गत आप 29 विषयों से संबंधित योजनाएं ले सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान, उद्यान, खुला जिम की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, सौदागरी, विद्युत सौदागरी, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, यात्री सेट का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण। ये 40% जो फंड होते हैं जो 15वीं वित्त का, उससे आप ये सारे कार्य करते हैं। बाकी जो 60% है उसमें जल संचय और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को किया जाता है। 30% में जो स्वच्छता से संबंधित होता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता हेतु अवशिष्ट गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण, और पेयजल में होता है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का अनुरक्षण एवं रखरखाव, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, छठ घाट का निर्माण होता है। ये सारी गतिविधियां आप अपने पंचायत के कार्यों में शामिल करें। जो 29 विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु वनोपज, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यावसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सारी जो 29 विषय हैं आपको इसके बारे में ट्रेनिंग भी दिया गया है, आपको बुक भी मिला होगा जिसमें आप देख सकते हैं। ये 11वीं अनुसूची में निर्धारित 29 विषय को आप ले सकते हैं अपनी जीपीटीपी में। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु 9 विषय दिए गए हैं जिसको आप अपनी पंचायत में ले सकते हैं, जिसमें गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासित गांव, महिला हितैषी गांव। ये विकास के लक्ष्य हैं जिसको अपनी योजना में आपको लेना है। विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, ग्राम पंचायत के विकास में जो मुख्य रूप से दिया जाता है ध्यान कि कैसे आप अपने पंचायत के जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनको आप कैसे, उनका जो पॉवर्टी है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ बनाना, समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित योजना बनाना, ग्राम सभा में जन भागीदारी को बढ़ाना आदि प्रमुख होता है। विलेज पॉवर्टी प्लान में के जो अवयव हैं हकदारी योजना,
आजीविका योजना, सामाजिक विकास योजना, लोक वस्तु एवं सेवा संसाधन, ये सारी चीज़ें होती हैं वो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जीपीडीपी क्या है और इसके बारे में आपने जाना। जो हम नेक्स्ट बात में जानेंगे कि कैसे हम फंड हमको पंचायत में मिलता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ग्राम पंचायत में फंड के क्या स्रोत हैं, इसके बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। जो 73वें और 74वें संशोधन 1992 में पारित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति और राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत फंड जारी किए जाते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। जिला योजना समिति जो जिला की योजना के समेकन के लिए जिम्मेवार है। राज्य वित्त आयोग जो स्थानीय निकाय को राज्य के बजट के में हिस्सेदारी तय करने के लिए जिम्मेदार है। जो सोर्सेज ऑफ फंड है ग्राम पंचायत के हैं, वो मुख्य रूप से 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन है, छठा राज्य वित्त आयोग है, जो दूसरा है 15th सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, थर्ड है अपने जो अन्य फंड हैं जैसे आपको मनरेगा से मिलते हैं या मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत मिलते हैं या राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती है, वो अन्य फंड हुए। और वो सार हुआ कि ऑन सोर्स फंड है जो राज्य सरकार खुद अपने से एकत्रित करती है। जो ये फंड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री निश्चय योजना या आरजीएसए के द्वारा प्राप्त होते हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड जारी किए जाते हैं। जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो फंड जारी किए जाते हैं उसमें 60% जो टाइट ग्रांट है, जिसमें स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने, घरेलू कचरे का प्रबंधन, उपचार, मानव वन और कीचड़ प्रबंधन के लिए किए जाते हैं। और जो उसका जो 30% होता है पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के लिए होता है। अनटाइड फंड में होता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय होते हैं, ये सारे चीज आते हैं। और जो विषय हमने बताए कि जो 29 विषय हैं ये अनटाइड फंड में लिए जाते हैं। कुल अनुदान राशि का 40% अनटाइड फंड में होता है, जो जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत आने वाले कार्यों का निष्पादन किया जाता है। और साथ ही जो लेखा परीक्षक होता है यानी ऑडिटर से संबंधित व्यय इस पर किए जाते हैं। जो 60% फंड होते हैं जिसमें 30% स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त से में खर्च होते हैं, जैसे ओडीएफ स्थिति को कायम रखने, घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन। और 30% पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण के लिए किए जाते हैं। इस राशि से निम्न कार्यों को किए जाने का प्रावधान है। जो 30% है पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनः चक्रण। कुल अनुदान राशि का 30% जो होता है जो स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने के लिए किया जाता है, जिसको हमने अभी बताया। और जो सष्टम राज्य वित्त आयोग है उनके द्वारा जो फंड के दिए जाते हैं वो राज्य सरकार जो देती है ग्राम पंचायत के लिए, वो आप कैसे यूज करते हैं और वो किन किन सारी चीज़ों में करते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। जो सष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन जो 20/2/2019 द्वारा किया गया और इसका जो प्रतिवेदन 30/4/2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें जो अनुशंसाएं की गई है वो निम्नलिखित है, जिसमें डिवोशन यानी प्रतिनिधान और अनुदान के रूप में फंड जारी किए जाते हैं। और वो कैसे कैसे फंड होते हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पंचायती राज जो फंड है, जो छठा राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है, उसमें 70% ग्राम पंचायत को मिलते हैं, 15% जिला परिषद को, 15% पंचायत समिति को दिए जाते हैं। इसमें जो अनुशंसित जो रकम है जो सरकार ने अलाउ किया है कि कितना फंड हम देंगे, उसमें अनुदान की राशि का बंटवारा किया गया है, जिसमें 11,713 करोड़ रुपए को किस तरह हस्तांतरित करने हैं पंचायतों को, इसके बारे में बताया गया है।
इसमें जो फंड होते हैं उसका 50% जो सामान्य निधि है, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं, और उसके बाद जो विकास निधि का जो फंड होते हैं, जो सामान्य निधि के 50% फंड्स का उपयोग और विकास निधि के फंड्स का उपयोग जो हैं, और जो अनुरक्षण निधि का फंड्स का उपयोग है, किस तरह करना है इसके बारे में आप जानिए। जो अनुशंसित योजनाएं होती है, जो वर्षवार 21-22 से लेकर 24-25 तक जो फंड जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पर एक जो मुख्य रूप से 11/3/2022 को फंड का अलॉटमेंट फंड जो दिया गया वो किस तरह दिया गया, उसके बारे में भी आप यहाँ पर देखिए। इसमें जो मुख्य रूप से जो छठा राज्य वित्त आयोग का जो फंड आता है, उसमें ग्राम पंचायत में जो सामान्य निधि है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, जिसमें कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय, तकनीकी सहायक का मानदेय, लेखापाल सहायक, IT सहायक का मानदेय, ग्राम कचहरी का कार्यालय भी, ग्राम पंचायत का कार्यालय भी, पंचायत समिति का कार्यालय भी और जिला परिषद का कार्यालय भी इसी के अंतर्गत आते हैं। विकास निधि में विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अनुरक्षण निधि में जो मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, ये सारे फंड एक जो 22-23 में बिहार सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में बतलाया गया है। जो नेक्स्ट है सामान्य निधि। सामान्य निधि में नागरिक सेवाएं आती हैं, स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय आते हैं, क्षमता निर्माण आते हैं। इस निधि का उपयोग आप इन्हीं सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। इस निधि का जो उपयोग होती है नागरिक सेवा, उसमें पेयजल की आपूर्ति, ठोस जल का संचयन, संग्रह और निपटारा, स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना, दफनाने और जलाने में और सार्वजनिक पुस्तकालय चलाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों की वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक भुगतान, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय, फर्नीचर और स्टेशनरी पर सामान्य निधि का प्रयोग किया जाता है। क्षमता निर्माण जैसे प्रशिक्षण, कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण आदि की खरीद पर भी सामान्य निधि के फंड्स का उपयोग ग्राम पंचायत कर सकती है। विकास निधि का जो फंड्स होता है, जिसमें 60% टाइट फंड होते हैं, 40% अनटाइट फंड होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है 15वां वित्त आयोग का, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है और उसका उपयोग आप उन्हीं सारी निधियों का खर्च करने में कर सकते हैं। अनुरक्षण निधि में मेंटेनेंस आता है। अगर आप ग्राम पंचायत में अगर अभी जो पेयजल है उसके मेंटेनेंस या कंप्यूटर या और ग्राम पंचायत में जो भी आवश्यकताएं हैं पंचायत सरकार भवन में, उन अनुरक्षण में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि के का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, इनके बारे में हम यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से है वो पेयजल, नली गाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट इत्यादि का ही करना है। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह आप जो फंड प्राप्त होते हैं, फंड का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत कैसे ऑन सोर्स का रेवेन्यू कर सकती है। हमारे जो राज्य सरकार हैं और केंद्र सरकार, उनके द्वारा ये जारी कर दिया है कि गया है कि ग्राम पंचायत अपने से टैक्स ले सकती है। जो स्वयं के स्रोत से होने वाली आय एवं राजस्व हैं, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा कर एकत्रित करके व्यवसाय और अन्य गतिविधियाँ उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। ग्राम पंचायत को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाता है। ग्राम स्वराज को विचार को साकार करने में यह महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों में राजस्व के स्रोत हैं। कर लगाकर राजस्व की प्राप्ति, अन्य स्रोत से राजस्व की प्राप्ति। जो कर ग्राम पंचायत लगा सकती है उसमें संपत्ति, गृह कर, विज्ञापन कर और अन्य कर। संपत्ति कर एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले संपत्ति पर भुगतान किया जाने वाला कर है। इसकी गणना इस बात से की जा सकती है कि संपत्ति कहाँ स्थित है। कर आमतौर पर भूमि सहित स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। विज्ञापन, जो अगर ग्राम पंचायत में होर्डिंग, बैनर लगते हैं तो उस पर ग्राम पंचायतें टैक्स ले सकती है। सामुदायिक भवन को किसी आयोजन के लिए दिया जाता है तो उस पर शुल्क ले सकती है। ग्राम पंचायत से बाहर आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए भी ग्राम पंचायतें शुल्क ले सकती है। छठ पूजा की सफाई और ग्राम पंचायत में नदी पर बांस पुल के निर्माण लगे में इन सारी चीज़ों का जो ये खर्च कैसे कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा कैसे इन जो फंड्स लेते हैं उनको खर्च कर सकते हैं।
और ग्राम पंचायत में कचरा प्रबंधन कर प्लास्टिक कचरे की बिक्री द्वारा राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री कर राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भूमि पर स्थित छोटे छोटे तालाबों का बंदोबस्त करके राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर स्थित फल के बगीचों का बंदोबस्त करके राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भूमि पर लगने वाले हाटों में दुकानदारों में से शुल्क का निर्धारण कर राजस्व की प्राप्ति कर सकती है। ग्राम पंचायत में मवेशियों को का हाट लगवाकर विक्रेताओं से शुल्क का निर्धारण कर राजस्व की प्राप्ति कर सकती है। ग्राम पंचायतें पानी और सीवर सुधार की फंड का उपयोग कर सकती है। ग्राम पंचायतें अग्नि सुरक्षा और शिक्षा के लिए निधि का उपयोग कर सकती है। ग्राम पंचायतें सड़क निर्माण के लिए निधि का उपयोग कर सकती है। ग्राम पंचायतें आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए निधि का उपयोग कर सकती है। इस प्रकार आपने जीपीडीपी से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए कि आने वाली जो ऐसे ऐसे ही सूचना हम आपको देते रहें। धन्यवाद।